नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज मैं आपको मेथी की खेती के संबंध में जानकारी दूंगा। आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेथी एक महत्वपूर्ण मसाला फसल भी है और साथ में एक दलहनी फसल भी है। मुख्य रूप से मेथी की खेती मेथी की भाजी और उसके दानों के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बोने की। तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रबी की फसल है। इसको हल्की ठंडक के समय ख़ास तौर से मध्य अक्टूबर से नवंबर तक के महीने में इसकी बुवाई की जा सकती है। इसके लिए हल्की मध्यम दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और भारी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाई, मेथी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। जैसा अमूमन हम लोग करते हैं सब्जियों की खेती में, उसमें 10 से 15 टन FYM अगर हो तो इसको जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि पोटेशियम और फास्फोरस की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में मिला दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा एज बेसल डोज दें और बाकी का बाद में इसमें छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं कि हमको इसमें कौन सी किस्में लेनी चाहिए। तो इसके लिए ख़ास तौर से देखना ये है कि हम इसमें 2 तरह की, एक कसूरी मेथी आती है, एक अपनी साधारण मेथी आती है। तो इसमें अजमेर फेनुग्रीक 1, अजमेर फेनुग्रीक 2, अजमेर फेनुग्रीक 3 और हिसार सोनाली, पूसा कसूरी, कसूरी मेथी, इस तरह की कई वैरायटी हैं। बंगाल से भी कुछ वैरायटी निकली हैं, तो उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक इसके बीज की मात्रा की बात है तो 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर के ये पर्याप्त होता है। बोने के पहले हमें इसके बीजोपचार में, तो इसमें मुख्य रूप से फफूंद नाशक से इसका हम बीजोपचार करते हैं। किसान भाइयों, बीज को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदना चाहिए और बीज को बोने से 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगा देना चाहिए। साथ ही भूमि जनित रोगों से बचाने के लिए मैकोजेब 3 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसमें रो से रो की दूरी, कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पर्याप्त है। मेथी की बिजाई छिटकावा विधि या हल के पीछे की जाती है, जिससे इसके पौधों की संख्या अधिक हो जाती है। गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के लिए जब फसल 3 से 4 पत्ती की हो जाए तो पौधों की दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। खेत की नमी मिट्टी के अनुसार 3 से 4 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होती है। मुख्य रूप से इसमें जो समस्या आती है वो आती है खरपतवारों की। तो बुवाई के समय अगर हम पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के हिसाब से 1 हेक्टेयर में उपयोग करें तो काफ़ी दिनों तक खरपतवारों से मुक्ति मिलती रहती है। बाद में हम इसकी हैंड बीडिंग कर दें 20 से 25 दिन के बाद, तो इतना पर्याप्त होता है। इतने में फसल आपकी बढ़वा ले लेती है। जहाँ तक संभव हो तो हमें केमिकल के प्रयोग से बचना चाहिए और हैंड बीडिंग का ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। आज देश में खरगोश पालन के प्रति किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है।
भारी मुनाफे को देखते हुए इस बिजनेस को गांव के पढ़े लिखे नौजवान भी बेझिझक अपना रहे हैं। खासकर छोटे और मझोले किसान इस बिजनेस को करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप किस तरह से करें खरगोश पालन, इस बारे में विस्तार से जानते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन में खरगोश पालन एक नया तो नहीं कहेंगे, एक पुराना विषय है, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जब किसान इसको अपनाते हैं तो काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने घर में, हम अपने घर के पिछवाड़े में या हम अपने बड़े फार्म में भी इसका पालन कर सकते हैं। खरगोश चूँकि बहुत ही प्यारा पशु है और इसको मुख्यतः मांस के लिए एवं इसको ऊन के लिए, रेशे के लिए और चमड़े के लिए पाला जाता है। अब प्रजातियों की अगर बात करें तो प्रजातियां ऐसी आप रखेंगे जो आपको बाजार में मूल्य दें और उसको बेचने में आसानी हो। आमतौर पर खरगोश की 2 प्रकार की नस्लें होती हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए, दूसरी ऊन उत्पादन के लिए। मांस वाली प्रमुख नस्लों में है जैसे न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि प्रमुख हैं। खरगोश पालन के लिए स्थान का चुनाव जलवायु, खरगोशों की संख्या और उपलब्ध सुविधा आदि के अनुसार करना चाहिए। स्थान का अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। खरगोश पालन के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। खरगोश पालन के विभिन्न पहलू पे अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है नस्ल का चयन। आप उन्नत नस्ल का चयन करेंगे। दूसरा जो इसका बिंदु है इसके आहार प्रबंधन पे। आहार प्रबंधन में आप किचन वेस्ट, वेजिटेबल्स अगर आप खेती करते हैं तो वेजिटेबल वेस्ट, साग सब्जियों का जो बाई प्रोडक्ट है या जो वेस्टेज है उसका हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। फ्रूट्स, फल शामिल कर सकते हैं। अनाज भी देना आवश्यक होता है तो कंसंट्रेट यानी दाना मिश्रण भी हम लोग इसको इसके आहार में 30 से 40% तक रखें तो उसका प्रदर्शन, उसका ग्रोथ अच्छा प्राप्त होगा। और उसके अलावे खनिज लवण मिश्रण और विटामिन्स और मिनरल मिक्सचर्स के साथ का भी आप प्रयोग करेंगे। हल्की नमक भी उसमें डालेंगे तो 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक, कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा के स्रोत करीब 70% एवं प्रोटीन के स्रोत 20 से 25% अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा दाना मिश्रण तैयार करके इसका पालन कर सकते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके नीचे से मलमूत्र की सफाई ठीक प्रकार से हो सके। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ दें। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजरा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंध व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। इनके प्रजनन से संबंधित अगर हम बात करें तो इसमें 5 से 6 मादी खरगोश के ऊपर एक नर खरगोश पर्याप्त होता है जो अच्छा ब्रीडिंग दे सकता है। एक मादी खरगोश चूँकि उसका गर्भाकाल काफ़ी छोटा होता है, वो 1 महीने का उसका गर्भाकाल होता है, 30 से 32 दिन का गर्भाकाल में बहुत अच्छा बच्चा देती हैं। 6 से 12 बच्चा देने का उसका एक रेंज है जो औसतन 8 से 10 बच्चे देती है। व्यावसायिक स्तर पर खरगोश पालन में प्रजनन व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। एक खरगोश का गर्भकाल 30 से 32 दिन का होता है तथा प्रसव के दूसरे दिन ही मादा खरगोश को पुनः गर्भित करवाया जा सकता है। परंतु सामान्य दशा में मादा खरगोश से बच्चों को अलग करने के उपरांत ही पुनः गर्भित करवाना चाहिए। इस प्रकार एक मादा खरगोश से एक वर्ष 4 से 6 बार बच्चे प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यांत में 6 से 8 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। खरगोश 6 से 7 माह के बाद प्रजनन कराने लायक हो जाते हैं। प्रजनन सुबह व शाम के शांत वातावरण में ही करना चाहिए। मेटिंग के लगभग 14 से 16 दिन पश्चात मादा खरगोश का भ्रूण परीक्षण कर लेना चाहिए।
और उसके जो चैम्बर में उसका जो कक्ष है उसमें एक छोटा बक्सा नुमा ज़रूर रख देंगे, ताकि जब बच्चा होने के बाद उसमें हम लोग रख सके बच्चों को। बच्चे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है और बच्चे जैसे ही 20-25 दिन के होते हैं तो वो मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको मुलायम घास, साग सब्जी, फल एवं हम लोग दाना मिश्रण के साथ उनका पालन करेंगे। साफ़ सुथरा आवास हो, उसका रखरखाव सही हो, नियमित रूप से सफाई हो, तो आप बहुत सारी रोग बीमारियों से बचा सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की उम्र में ये करीबन 1.5 किलो के शरीर भार में आ जाते हैं और 5 से 6 महीने में ये लोग मार्केट वेट पे आ सकते हैं, मैच्योरिटी में आ सकते हैं। एक खरगोश जो परिपक्व है, जिसका वज़न 3 से 4 किलो हो चुका है, उसको हम लोग मार्केट में 500-600 रुपया तक में भी बेच सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी आमदनी का स्रोत खरगोश साबित हो सकता है। तो किसान भाइयों, अपने इस नए व्यवसाय को आप अपना के स्वरोजगार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 37 से 39% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 12 से 16% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रिजका की बुआई का सही समय है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि टाइप 9, RL 88, टाइप 8, सिरसा 8, RLC 5 उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करें। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि ग्वार की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। चना की बुआई का उपयुक्त समय 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि खेत तैयार करें और RSG 888 जिसे अनुभव के नाम से जानते हैं, RSG 895, RSG 896 जिसे अर्पण के नाम से जानते हैं, CSJ 515, CSJD 884 के उन्नत किस्म के बीज 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। किसानों को सलाह दी जाती है कि तिल की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। सरसों की बुआई का उपयुक्त समय 15 सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर माह तक है। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे पूसा जय किसान जिसे बायो 902 के नाम से जानते हैं, T59 जिसे वरुणा के नाम से जानते हैं, वसुंधरा, MRCHB 101, NRCHB 506, गिरिराज, स्वर्ण ज्योति, RH 406 एवं लक्ष्मी सरसों की उन्नत किस्में हैं। बुआई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बरानी एवं 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रों में प्रयोग करें। बीजों को बुआई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। मूंग की समय पर बुआई की गई फसल की परिपक्व अवस्था पर कटाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। पपीते की फसल में पाणकुंचन और मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और रोग के प्रसार को रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में पाणकुंचन और मोज़ेक रोग को फैलने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें और डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। अमरूद में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रभावित फलों को मिट्टी में गाड़ दें और मेलाथियान 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें।
किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जियों में बोरर और रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए दूध निकालने की पूर्ण हस्त विधि का उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिमनपुरा, जिला जयपुर के रोहन यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कृत्रिम गर्भाधान जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। गायों को उनके हीट का जो साइकिल है, 21 दिन पे गाय हीट में आती है और उस समय हमारे जो कृत्रिम गर्भाधान कर्मी हैं वो उनको गर्भाधान कराते हैं, उनमें सीमेन रखते हैं कृत्रिम रूप से। पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। तो इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फायदा है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल ब्रीड है और जो कम दूध देने वाली गायें हैं उनका हम लोग जो है अपग्रेडेशन एक तरह से करते हैं। उनसे जो है कि अगर हम लोग नॉर्मली लोकल सांड से उनका जो है कि गर्भाधान करवाते हैं तो लोकल ब्रीड होता है जो कि कम दूध देने वाला सांड का ब्रीड है। तो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो जो सीमेन हम लोग देते हैं वो अच्छे नस्ल के बुल का, अच्छे नस्ल के सांड का होता है। तो सबसे पहला फायदा है कि हमारी जो बछिया होगी वो अपग्रेडेड होगी। दूसरा फायदा है कि जो सार होता है वो क्या होता है कि बहुत से डिफरेंट गाय से उसका संपर्क होता है और हम लोग को पता नहीं है कि इस क्रम में वो किसी बीमार गाय से, जिस गाय को मादा प्रजनन सिस्टम का रोग है, उससे अगर उस सार का संपर्क हो गया है तो वो एक सार उस बीमारी को अनेक गाय में फैला सकता है। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जो भी सामान उपयोग करते हैं वो डिस्पोजेबल होता है, वो एक बार उपयोग करके वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसी तरह के बीमारी का प्रसार रुक जाता है। गायों में जब वो हीट में आती है तो उसके 16 घंटा के बाद हम लोग चाहते हैं कि गर्भाधान कराया जाए, उसको सीमेन दिलवाया जाए। सपोज हम गांव में हैं और उस समय हम सार को खोज रहे हैं और सार मिल नहीं रही है तो हमारा वो हीट हम मिस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को पहले से कर रखा है तो वो सही समय पे सीमेन देके हमको जो है कि वो हमारा गर्भाधान करवा सकता है। अगर प्राकृतिक विधि की बात करें तो इसमें एक सांड द्वारा एक वर्ष में 60 से 70 गाय या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड के वीर्य से हजारों गायों या भैंसों को गर्भित किया जा सकता है। इस विधि में धन और श्रम दोनों की अच्छी बचत होती है। तो हम लोग सीमेन में ही एक्स और वाई को सेग्रीगेट करते हैं और केवल एक्स क्रोमोजोम वाला सीमेन रखते हैं। उसमें 99% एक्स क्रोमोजोम रहता है, ऑलमोस्ट वाई क्रोमोजोम हम लोग हटा दिए रहते हैं। और वैसा सीमेन से अगर हम लोग गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो बछिया जन्म लेने की संभावना ऑलमोस्ट 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 95% बछिया जन्म लेने की संभावना रहती है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।